नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉनर फिक्शन को। हम लोग हर एक टेक्स्ट की डिटेल्ड समरी देखेंगे, साथ ही देखेंगे उसका कुछ क्रिटिकल एनालिसिस भी, जिससे हमारे आंसर्स होने वाले हैं नेक्स्ट लेवल। और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लेंगे, ताकि आपके एग्जाम्स के लिए आप हो जाए 100% रेडी। वीडियो काफी डिटेल्ड और इंसाइटफुल होने वाला है। मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जॉनर फिक्शन भला क्या है। मान लीजिए कि लिटरेचर एक घर बनाने जैसा है। जो ट्रेडिशनल लिटरेरी फिक्शन होता है वो इस बात पर फोकस करता है कि घर की ईंट यानी ब्रिक्स कैसी है, डिजाइन कितना कॉम्प्लेक्स है और उसमें रहने वाले लोगों के अंदर दुख दर्द कैसा है। लेकिन जॉनर फिक्शन इससे अलग है। जॉनर फिक्शन सबसे पहले इस बात पर फोकस करता है कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर और पर्पस क्या है। अगर वो बिल्डिंग एक पुराना डरावना महल है तो वो एक हॉरर जॉनर है। अगर वो एक ऐसी बिल्डिंग है जो स्पेस में उड़ रही है तो वो साइंस फिक्शन है। और अगर वहां पुलिस का येलो टेप लगा है और वहां कोई मर्डर हुआ है तो वो डिटेक्टिव फिक्शन है। इसमें हमको ये याद रखना है कि जॉनरा अपने रीडर से एक नैरेटिव प्रॉमिस करता है। जैसे डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ते टाइम आपको पता होता है कि एंड में क्राइम सॉल्व जरूर होगा। ये स्टोरी सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये दिखाती है कि उस टाइम की सोसाइटी किन चीजों से सबसे ज्यादा डरती थी। एग्जाम में आपको सिर्फ स्टोरी नहीं लिखनी, बल्कि उस स्टोरी के पीछे की सोसाइटी का डर और ट्रुथ को एक्सप्लेन करना है। तो चलिए स्मूथली शिफ्ट करते हैं अपने सिलेबस के पहले यूनिट की तरफ, जो है सर अर्थर कॉनन डॉयल का लिखा हुआ बहुत ही फेमस नॉवल द साइन ऑफ फोर। सबसे पहले बैकग्राउंड समझिए। ये स्टोरी विक्टोरियन एरा के टाइम की है। उस वक्त लंदन में बहुत तेजी से फैक्ट्रीज बन रही थी और शहर में भीड़ और क्राइम बढ़ रहा था। ऐसे टाइम में लोगों को बहुत डर लगता था। तभी एक ऐसे हीरो की जरूरत थी जो सोसाइटी के इस कियोस्क को अपने लॉजिक और दिमाग से ठीक कर सके। और यही एंट्री होती है दुनिया के सबसे फेमस डिटेक्टिव की, जिसको आप बखूबी जानते होंगे, शेरलॉक होम्स। स्टोरी की शुरुआत बहुत ही अजीब सीन से होती है। शेरलॉक होम्स खुद को कोकेन का इंजेक्शन लगा रहा है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन इसका एक रीजन है। होम्स का दिमाग एक हाई स्पीड स्पोर्ट्स कार जैसा है। जब उसके पास सॉल्व करने के लिए कोई केस नहीं होता तो वो इतना बोर हो जाता है कि उस बोर्डम को खत्म करने के लिए वो ड्रग्स लेता है। तभी उनके पास एक क्लाइंट आती है, मैरी मॉर्स्टन। उसके फादर कैप्टन मॉर्स्टन, जो अंडमान आइलैंड्स में ब्रिटिश ऑफिसर थे, 10 साल पहले गायब हो गए थे। और पिछले 4 साल से मैरी को हर साल एक अनजान इंसान एक बहुत ही कीमती मोती भेज रहा था। अब उस अनजान इंसान ने मैरी को अकेले मिलने के लिए बुलाया है। और अब मैरी होम्स और उनके दोस्त डॉक्टर वॉटसन से हेल्प मांगती है। जब वो लोग उस अनजान आदमी से मिलने जाते हैं तो उसका नाम थेडिस शॉल्टो निकलता है। वो एक राज खोलता है कि उसके फादर और मैरी के फादर अंडमान में एक ही साथ थे। वहां उन्हें एक बहुत बड़ा अरबों का खजाना मिला था, आगरा ट्रेजर। एक झगड़े में मैरी के फादर की डेथ हो गई और शॉल्टो के फादर ने डर के मारे सारा खजाना अकेले रख लिया। जब होम्स और बाकी लोग खजाने की जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि थैडिस के जुड़वा भाई बार्थोलोमी का किसी ने मर्डर कर दिया है। उसके गले में एक जहरीला तीर, एक पॉइजन डार्ट लगा हुआ है और पूरा आगरा ट्रेजर गायब है। वहां पर एक पेपर मिलता है जिस पर लिखा होता है द साइन ऑफ द फोर। अपने सुपर स्मार्ट दिमाग का यूज करके होम्स ऑब्जर्वेशन से पता लगाता है कि मर्डर दो लोगों ने किया है। एक लकड़ी के पैर वाला, एक वुडन लेग वाला आदमी जिसका नाम है जॉनथन स्मॉल, और एक छोटा इंडिजिनस आइलैंडर जिसका नाम है टोंगा। इसके बाद रिवर थेम्स पर एक बहुत ही खतरनाक बोट चेज होती है, जिसमें होम्स और वॉटसन टोंगा को गोली मार देते हैं और जॉनथन स्मॉल पकड़ा जाता है। जॉनथन बताता है कि उसने 3 इंडियन गार्ड्स के साथ मिलकर ये खजाना इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 के टाइम पर लूटा था, इसलिए उसने नोट पर द साइन ऑफ फोर लिखा था। एंड में पकड़े जाने के डर से जॉनथन ने सारा खजाना नदी में फेंक दिया था। खजाना तो नहीं मिलता, लेकिन इस केस के दौरान डॉक्टर वॉटसन और मैरी को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और होम्स के पास जब केस खत्म हो जाता है वो वापस अपनी कोकेन की बोतल उठा लेता है। स्टोरी तो बहुत ही सिंपल और एंगेजिंग थी, बट यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आपको इसका डीपर मीनिंग लिखना होगा। आप इस पॉइंट पर अब खास ध्यान दीजिए। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, आगरा ट्रेजर कोई आम खजाना नहीं है। ये सिंबल है कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन का। ये दिखाता है कि कैसे अंग्रेज दूसरे देशों का खून बहाकर वहां की दौलत लूट रहे थे। लेकिन ऑथर ये दिखा रहा है कि जो दौलत कॉलोनी से लूटकर लंदन आई वो वहां के लोगों के लिए सिर्फ लालच, कर्ज और मर्डर लेकर आई। अब ये एग्जामिनर के कुछ फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। जिस कॉन्सेप्ट का नाम है एंथ्रोपोलॉजिकल प्रेजुडाइसेस।
यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि टोंगा के कैरेक्टर को बुक में कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। टोंगा को एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक खूंखार जानवर की तरह से दिखाया गया बुक के अंदर, जिसकी अपनी कोई आवाज नहीं है। ये उस जमाने के रेसिस्ट यानी कि भेदभाव वाली अंग्रेजी सोच को दिखाता है। एग्जाम में आपको लिखना है कि होम्स का टोंगा को इंस्टेंटली गोली मार देना इंपीरियल पावर और अदरिंग को दर्शाता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट थ्योरी को समझते हैं, जो कि है तेस्वेदिन तोदोरोव की थ्योरी। इसमें हमको ये याद रखना है कि तोदोरोव ने कहा था कि हर डिटेक्टिव स्टोरी में दो कहानियां एक साथ चलती हैं। पहली द स्टोरी ऑफ द क्राइम, जो पास्ट में हुआ, जैसे जॉनथन का खजाना को चुराना और मर्डर करना। ये स्टोरी बुक में छुपी हुई होती है। दूसरी द स्टोरी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, जो प्रेजेंट में चल रहा है, जैसे होम्स और वॉटसन का क्लूज को ढूंढना और बोट चेज करना। अगर आप एग्जाम में इस थ्योरी का नाम लिख कर आएंगे, तो आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि अर्थर कॉरन डॉयल ने इस नॉवल के अंदर कैरेक्टर्स को कैसे बैलेंस किया है। होम्स एक परफेक्ट थिंकिंग मशीन है, जिसके लिए लॉजिक ही सब कुछ है और इमोशंस कुछ भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर वॉटसन एक आम इंसान की तरह है, जिसमें इमोशंस और सिंपैथी है, और जो रीडर को स्टोरी से कनेक्ट कराता है। मतलब डॉक्टर वॉटसन यहाँ पर एक नरेटर की तरह, एक फिल्टर की तरह एक्ट करते हैं, जो प्योर लॉजिक में थोड़ा सा इमोशन ऐड करके रीडर को उससे कनेक्ट करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा यूनिट 1 का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। लेट्स मूव टू यूनिट 2। हमने यूनिट 1 में देखा कि डिटेक्टिव फिक्शन प्रेजेंट की प्रॉब्लम यानी क्राइम को लॉजिक से सॉल्व करता है, लेकिन यूनिट 2 का जॉनरा है स्पेक्युलेटिव फिक्शन, और उसके अंदर डिस्टोपियन फिक्शन। ये फ्यूचर के बारे में बात करता है। ये एक ऐसी कहानी होती है जो आपसे पूछती है, अगर साइंस और सोसाइटी ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, तो फ्यूचर कितना डरावना हो सकता है। हमारा यूनिट 2 का नॉवल है 2017 के नोबेल प्राइज विनर कात्सुओ इशिगुरो का लिखा हुआ बहुत ही इमोशनल और हॉन्टिंग नॉवल नेवर लेट मी गो। अगर मैं इसकी कहानी को एक लाइन में बताऊं, तो ये साइंस फिक्शन जरूर है, पर इसमें कोई स्पेसशिप या फिर एलियंस नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहां इंसानों को लेबोरेटरी में बनाया जाता है, यानी कि क्लोनिंग होती है उनकी, तब वो उन्हें बनाया जाता है, ताकि उनके बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स को निकालकर अमीर और नॉर्मल इंसानों को लगाया जा सके, ताकि वो बीमारियों से बच सके। तो एक टाइप का सोल्यूशन, एक मेडिकल सोल्यूशन। ये नॉवल 3 मेन कैरेक्टर्स की लाइफ को 3 अलग-अलग स्टेजेस में दिखाता है। कैथी, जो इस कहानी की नरेटर है, यानी कि इस कहानी को सुना रही है, टॉमी और रुथ। कहानी शुरू होती है हालिशम नाम के एक बहुत ही खूबसूरत और शांत स्कूल से। ये बच्चे वहां पढ़ते हैं, खेलते हैं, बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं। लेकिन उनके टीचर्स, जिन्हें गार्जियंस कहा जाता है, उनसे लगातार पेंटिंग और पोएट्री बनवाते हैं। उनकी बेस्ट आर्ट को एक मिस्टीरियस औरत, जिसे सिर्फ मैडम बुलाते हैं, एक जगह ले जाती है जिसका नाम है द गैलरी। इन बच्चों को पता नहीं है कि उनके माँ बाप नहीं है। ये सब ह्यूमन क्लोन्स हैं, जिन्हें सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि बड़े होने पर इनके ऑर्गन्स को हार्वेस्ट किया जा सके, मतलब काट कर निकाला जा सके, और जिन लोगों को प्रॉब्लम्स है उनसे पैसे के बदले उनको लगाया जा सके। स्कूल खत्म होने के बाद इन टीनेजर्स को एक नई जगह भेजा जाता है। यहाँ ये लोग नॉर्मल लाइफ जीने की थोड़ी सी एक्टिंग करते हैं। यहाँ इनके बीच एक अफवाह, एक र्यूमर बहुत तेजी से फैलती है, डेफरल्स का। क्लोन्स का मानना था कि अगर उनमें से कोई दो लोग ये साबित कर दें कि वो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, तो उन्हें कुछ साल और जीने की मोहलत, यानी कि डेफरल मिल जाएगी, और उनके ऑर्गन्स तुरंत नहीं निकाले जाएंगे। आखिरी स्टेज में आते आते इनकी असली और डरावनी जिंदगी शुरू होती है। पहले ये करियर्स बनाते हैं, यानी उन क्लोन्स की देखभाल करते हैं जिनके सर्जरी से ऑर्गन्स निकाले जा चुके हैं। उसके बाद ये खुद डोनर्स बन जाते हैं। इनके बॉडी पार्ट्स एक एक करके निकाल लिए जाते हैं, जब तक कि ये कंप्लीट नहीं हो जाते। कंप्लीट सोसाइटी का दिया हुआ एक मीठा और पोलाइट वर्ड है, जिसका असली मतलब है ऑपरेटिंग टेबल पर तड़प तड़प कर मर जाना। एंड में कैथी, टॉमी और रुथ को पता चलता है कि डिफरल जैसी कोई चीज नहीं होती, और द गैलरी बनवाने का पर्पस सिर्फ ये प्रूव करना था कि क्लोन्स के अंदर भी इंसानों जैसी आत्मा, यानी कि इंसानों जैसी सोल होती है। पर इस बात का सोसाइटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, ये कहानी सुनने में बहुत ही सैड लगती है, एकदम सैडेस्ट लगती है। पर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में एग्जामिनर आपसे प्लॉट से ज्यादा इसके डीप मीनिंग्स पर क्वेश्चन पूछेगा। तो पेन और पेपर रेडी रखिए और फटाफट से सारे पॉइंटर्स को नोट डाउन कर लीजिए। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। इसमें एक अनरिलायबल नरेटर है। पूरी स्टोरी कैथी एच सुनाती है, लेकिन वो हमें सब कुछ नहीं बताती, या फिर बहुत ही खतरनाक बातों को बहुत ही कैजुअली बताती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आज मैं दोस्तों के साथ बर्गर खाने गया था, कहती वैसे ही कहती है कि आज उसका लिवर निकाल लिया गया।
इस कॉन्सेप्ट को लिटरेरी टर्म्स में परफॉर्मर ऑफ नॉर्मैलिटी कहते हैं। वो इतने दर्दनाक और खतरनाक सिस्टम को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बताती है। एग्जाम में आपको लिखना होगा कि इशिगुरु ने ऐसा क्यों किया है, ताकि रीडर खुद से ये सोच सके कि इंसान कितनी जल्दी अपने ऊपर हो रहे अत्याचार, अपने ऊपर हो रहे इनजस्टिस को नॉर्मल मान लेता है। इसको हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ये एग्जामिनर के आप कुछ फेवरेट टॉपिक्स में से एक है, जिसका नाम है साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग एंड सिस्टमैटिक कंट्रोल। अक्सर इस नॉवल के रीडर्स के दिमाग में एक सवाल आता है कि ये क्लोन्स भाग क्यों नहीं जाते, इन्होंने बगावत क्यों नहीं की। इसमें हमको ये याद रखना है कि फिजिकल जेल से ज्यादा खतरनाक माइंड की जेल होती है। इन क्लोन्स को बचपन से इसी तरीके से ब्रेन वॉश, इसी तरीके से कंडीशन किया गया था कि उन्हें लगता था कि सोसाइटी के लिए अपने ऑर्गन्स देना ही उनकी लाइफ का सबसे बड़ा और अच्छा पर्पस है। ऑथर हमें समझा रहा है कि सोसाइटी में गलत, यानी कि एविल चीजें इसलिए नहीं होती क्योंकि बुरे लोग ताकतवर हैं, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि आम जनता आराम से उस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसे द बैनिलिटी ऑफ एविल कहते हैं। इस नॉवल से क्वेश्चन इसके टाइटल पर भी बन सकता है। इसमें आपसे टाइटल का मतलब और सिंबलिज्म पूछा जाएगा। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस बुक का नाम नेवर लेट मी गो क्यों है। एक सीन है जहां पर छोटी कहती, जो कि हमारी नरेटर है, अपने कमरे में अकेले एक गाने जिसका नाम है नेवर लेट मी गो, उस पर तकिए यानी पिल्लो को गले लगाकर नाच रही होती है। ये म्यूजिक टेप एक बहुत ही बड़ा सिंबल है। ये दिखाता है कि एक क्लोन जिसके कोई माँ बाप नहीं है, उसके अंदर भी प्यार और कनेक्शन की कितनी भारी भूख हो सकती है। वो चाहती थी कि कोई उसे कस के पकड़े, हग करे और कभी ना छोड़े। बुक हमसे पूछती है कि इंसान होने का मतलब क्या है। क्या सिर्फ खून और हड्डियां इंसान को बनाती है, या हमारी फीलिंग्स, हमारा आर्ट, हमारा रोना, हमारा प्यार करना हमें इंसान बनाता है। द गैलरी वाला पॉइंट इस डिबेट को समझाता है कि क्लोन्स बिल्कुल इंसान थे, पर सोसाइटी ने अपने आराम और अपने कंफर्ट के लिए उस इंसानियत को मार दिया। तो दोस्तों, ये था हमारा यूनिट 2 का पूरा पोस्टमार्टम। आई होप आपको हेलिशम के क्लोन्स का दर्द और ऑथर का मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा अपने एग्जाम्स के लिए। अब तक हमने यूनिट 1 में पास्ट के क्राइम को देखा और यूनिट 2 में फ्यूचर के मेडिकल हॉरर को समझा। लेकिन यूनिट 3 में हम जिस खतरे की बात करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं आज हम सबकी अपनी रियल लाइफ में हम फेस कर रहे हैं, जो कि है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। हमारे यूनिट 3 का टेक्स्ट है रजत चौधरी का लिखा हुआ बहुत ही माइंड बेंडिंग नॉवल द बटरफ्लाई इफेक्ट। मैं आपको बता दूं कि ऑथर सिर्फ एक राइटर नहीं है, बल्कि वो एक रियल लाइफ में एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के साथ क्लाइमेट चेंज पर काम किया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस बुक का मैसेज कितना स्ट्रांग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी दूसरी स्टोरीज जैसी सिंपल नहीं है, जहाँ एक बिगनिंग होती है और एक एंड होता है। इस बुक का स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स और नॉन लीनियर है। इसको लिटरेरी टर्म्स में रशियन डॉल स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी और उसके अंदर तीसरी कहानी। ये स्टोरी 3 अलग-अलग टाइमलाइन्स और देशों में चलती है। सबसे पहले द पास्ट, जो कि यूके में चलती है। यहाँ हमारा मेन कैरेक्टर तन्मय सेन एक बहुत ही ब्रिलियंट लेकिन घमंडी साइंटिस्ट है। तन्मय दुनिया से भुखमरी यानी स्टारवेशन खत्म करना चाहता है। इसके लिए वो लेबोरेटरी में एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रेन बनाता है। लेकिन वो इतनी जल्दी में होता है कि वो नेचर के रूल्स और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इग्नोर कर देता है। उसका ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट नेचर के अंदर एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है, जिसके बारे में उसको कोई आइडिया नहीं होता। द प्रेजेंट, आज का टाइम, यहाँ पर स्टोरी साउथ कोरिया और इंडिया में चल रही है। कहानी अचानक शिफ्ट होती है डिटेक्टिव कार पर। कार एक बहुत ही लॉजिकल आदमी है, बिल्कुल यूनिट 1 के शेरलॉक होम्स की तरह। वो साउथ कोरिया में गायब हुए कुछ इंडियन टूरिस्ट को ढूंढने निकल जाता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे एक ऐसी अजीब और सुपर नेचुरल चीज मिलती है, जो साइंस और लॉजिक के बिल्कुल बाहर होती है। यहाँ हम देखते हैं कि जब नेचर बर्बाद होना शुरू होती है, तो इंसान का लॉजिक फेल होने लग जाता है। द फ्यूचर, भविष्य का टाइम, जो कि डार्क लैंड में है, ये सबसे डरावनी टाइमलाइन है। दुनिया पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। एक ऐसी खतरनाक बीमारी, एक प्लेग फैली है, जिसमें इंसान बहुत तेजी से बुढ़ा होने लगता है, यानी रैपिड एजिंग होने लगती है। यहाँ हम सोसाइटी को कैप्टन ओल्ड की आंखों से देखते हैं, जो एक रिटायर्ड पुलिस वाला है। ये फ्यूचर की दुनिया दो हिस्सों में बटी है। सबसे पहला है डार्क लैंड, जहाँ गरीब और बीमार लोग एक जहरीली, एक टॉक्सिक और बर्बाद जगह में मरने के लिए छोड़ दिए गए हैं। दूसरा है क्लीन लैंड, एक बहुत ही सेफ और साफ और हाईटेक जगह, जहाँ सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने अपने बचने का इंतजाम कर रखा है। इसमें ट्विस्ट क्या है? कहानी का मैजिक ये है कि रीडर को धीरे धीरे समझ आता है कि यूके की लैब में बैठकर तन्मय सेन ने जो गलती की थी, उसकी वजह से सालों बाद कैप्टन ओल्ड की दुनिया तबाह हो गई और डार्कलैंड बन गई।
ये नॉवल एग्जामिनर के फेवरेट है क्योंकि इसमें बहुत सारी कंटेम्प्रेरी थ्योरीज इंक्लूडेड है। इन पॉइंट्स को एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी है। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए, द बटरफ्लाई इफेक्ट, केओस थ्योरी। बुक का टाइटल ही इसका सबसे बड़ा थीम है। केओस थ्योरी साइंस की एक थ्योरी है जो कहती है अगर ब्राजील में एक छोटी सी तितली, एक बटरफ्लाई अपने पंख फड़फड़ाती है, तो उसके उस छोटे से एक्शन से हवा का प्रेशर बदलकर जापान में एक बहुत बड़ा तूफान ला सकता है। नॉवल में तन्मय सेन का लैब में किया गया छोटा सा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वो तितली के पंख जैसा है, जिसकी वजह से आगे चलकर पूरी दुनिया में तूफान आ जाता है। अब एक और इम्पोर्टेंट थ्योरी को समझते हैं, एनवायरमेंटल अपार्थेड। अपार्थेड का मतलब होता है भेदभाव या फिर डिस्क्रिमिनेशन। फ्यूचर की दुनिया का डार्क लैंड और क्लीन लैंड में बढ़ जाना मॉडर्न कैपिटलिज्म की सच्चाई को दिखाता है। ऑथर हमें वार्निंग देते हैं कि जब क्लाइमेट चेंज से पूरी दुनिया डूबने लगेगी, तो अमीर लोग अपने पैसों से क्लीन लैंड बनाकर बच जाएंगे और सारा दुख गरीब लोगों को डार्क लैंड में सहना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, टेक्नो ऑप्टिज्म वर्सेस नेचर का क्या मतलब है? टेक्नो ऑप्टिज्म का मतलब होता है कि अंधविश्वास रखना कि इंसान चाहे नेचर को कितना भी बर्बाद कर ले, एंड में साइंस और टेक्नोलॉजी हमें बचा ही लेगी। तन्मय इसी सोच का शिकार था। यहाँ आपको हेनरी डेविड का नाम मेंशन करना जरूरी है। हेनरी तन्मय का दोस्त था जो उसको बार बार नेचर के साथ खिलवाड़ करने से मना करता था। द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, इसमें हमको ये याद रखना है कि रियल लाइफ एनवायरमेंटल पॉलिसी में एक रूल होता है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी लाने से पहले 100% श्योर हो जाओ कि नेचर को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तन्मय इस रूल को तोड़ता है और दुनिया तबाह हो जाती है। ये बुक हमें बताती है कि साइंस से ज्यादा पावरफुल नेचर होता है और उसके सामने सारे लॉजिक फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा यूनिट 3। ये बुक पढ़ने में थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, पर इसका मैसेज बहुत ही क्लियर है। नेचर के साथ खेलना बंद करो, वरना हम सब डार्क लैंड में ही खत्म हो जाएंगे। इस बुक के जॉनराज में क्लाईफाई यानी कि क्लाइमेट फिक्शन और इको डिस्टोपिया दोनों आते हैं। अब हम चलते हैं हमारे यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 1 में हमने एक शहर लंदन के क्राइम को देखा था। यूनिट 2 और 3 में हमने पूरी अर्थ के फ्यूचर को देखा। पर यूनिट 4 में हम इस छोटी सी दुनिया से निकलकर पूरी गैलेक्सी के सफर पर जाएंगे। हमारा टेक्स्ट है गोल्डन एज ऑफ साइंस फिक्शन का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट पिलर, आइजैक असीमोव की बुक फाउंडेशन। दोस्तों, असीमोव से पहले साइंस फिक्शन का मतलब सिर्फ एलियंस, लेजर गन्स और स्पेस बैटल्स हुआ करते थे। पर असीमोव ने इस जॉनरा को बदल दिया। उन्होंने इसमें हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स डालकर इसे एक नया नाम दिया, सोशल साइंस फिक्शन। कहानी आज से हजारों साल आगे की है। इंसानों ने पूरी गैलेक्सी पर कब्जा कर लिया है और एक गैलेक्टिक एम्पायर बना लिया है जिसमें खरबों यानी कि ट्रिलियंस लोग रहते हैं। बाहर से सब कुछ अच्छा लग रहा है, पर अंदर से ये एम्पायर अब खोखला हो चुका है और करप्ट हो गया है। यहाँ एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर, एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन हरी सेल्डन की। हरी सेल्डन ने बिल्कुल एक नई साइंस बनाई है जिसका नाम है साइको हिस्ट्री। इसे आसान शब्दों में समझे, जैसे एक पानी की बूंद एक ड्रॉप पानी में कहाँ जाएगी ये बताना इम्पॉसिबल है, पर लेकिन पूरी नदी यानी कि रिवर कहाँ बहेगी ये आसानी से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। वैसे ही सेल्डन अपने कॉम्प्लेक्स मैथ से एक इंसान के फ्यूचर को नहीं, बल्कि ट्रिलियंस ऑफ लोगों का कलेक्टिव फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है। सेल्डन की कैलकुलेशन एक डरावना सच बताती है, ये गैलेक्टिक एम्पायर कुछ ही सदियों में गिर जाएगा और इसके बाद पूरी गैलेक्सी में 30,000 साल का लंबा डार्क एज आएगा, जहां सिर्फ वॉर, तबाही और बार्बरिज्म होगा। सेल्डन इस तबाही को रोक नहीं सकता, पर वो इस 30,000 साल के डार्क एज को कम करके सिर्फ 1,000 साल जरूर कर सकता है। इसके लिए वो गैलेक्सी के सबसे आखिरी कोने में टर्मिनस नाम के एक बेकार से प्लैनेट पर अपने बेहतरीन साइंटिस्ट को भेजता है। इन लोगों को द फाउंडेशन कहा जाता है। इनका पब्लिकली काम है एक बड़ी सी डिक्शनरी को बनाना, एनसाइक्लोपीडिया गैलेक्टिका, ताकि यूनिवर्स की सारी नॉलेज को बचाया जा सके। ये नॉवल 5 पार्ट्स में बटी हुई है और हर पार्ट कई सालों बाद का टाइम दिखाता है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, द फाउंडेशन के सामने सेल्डन क्राइसिस आते हैं। ये ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां तबाही से बचने का सिर्फ एक ही मैथमेटिकली लॉजिकल रास्ता होता है, और वही इस बुक का सस्पेंस है। इस बुक का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस थोड़ा हाई लेवल का है, तो ध्यान से सुनिए और सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए, द इवोल्यूशन ऑफ पावर, ताकत का रूप बदलना। फाउंडेशन, जो कि टर्मिनस प्लैनेट पे एक बहुत ही गरीब जगह है, वहां मेटल नहीं होते, इसलिए वो बची हुई गैलेक्सी से लड़ने के लिए वेपन्स यानी हथियार नहीं बना सकते। तो वो सरवाइव कैसे करते हैं?
यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि फाउंडेशन बिना वायलेंस के कैसे बच सकती है? इसका आंसर है 3 फेजेस में उनका पावर शिफ्ट होना। फेज 1 है नॉलेज। शुरू में वो अपने आप को एनसाइक्लोपीडिया बनाने वाले स्कॉलर्स बताकर खुद को बचाते हैं, क्योंकि आसपास के लोग एकेडमिक्स की रिस्पेक्ट करते हैं। फेज 2 इज रिलीजन एंड साइंटिसिज्म। जब आसपास के एम्पायर्स बार्बरिज्म में गिर जाते हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी खत्म हो जाती है। तब फाउंडेशन का मेयर सिल्वर हार्डिन उन्हें एडवांस गैजेट्स और न्यूक्लियर पावर देता है, लेकिन वो इस टेक्नोलॉजी को धर्म यानी रिलीजन बनाकर देता है, जिसे साइंटिसिज्म कहते हैं। दुश्मन इस जादू से डरते हैं और फाउंडेशन को भगवान मानकर उन पर हमला नहीं करते। फेज 3 इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड। सदियों बाद जब दुश्मनों को समझ आ जाता है कि रिलीजन नकली है, तब एक नया लीडर हॉबर मैलो पावर को ट्रेड में यानी कि व्यापार में शिफ्ट कर देता है। वो दुश्मनों को वॉशिंग मशीन्स और टूल्स का एडिक्ट बना देता है। अगर कोई दुश्मन फाउंडेशन पर हमला करता, तो फाउंडेशन उनकी सप्लाई काट देती और दुश्मन की इकोनॉमी क्रैश हो जाती। ये दिखाता है कि असली पावर ना तो फौज में है, ना ही धर्म में, बल्कि पैसों में यानी इकोनॉमिक्स में है। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है, जिसका नाम है हिस्टोरिकल पैरेललिज्म। असीमोव ने ये स्टोरी हवा में नहीं बनाई है। उन्होंने हिस्ट्री की एक बहुत ही फेमस किताब पढ़ी थी, एडवर्ड गिबन की द हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। बुक दिखाती है कि हिस्ट्री हमेशा अपने आप को रिपीट करती है। एक एम्पायर बनता है, करप्ट होता है, गिरता है और फिर वापस से बनता है। इस नॉवल के पर्सपेक्टिव से हमको ये भी याद रखना है, एब्सेंस ऑफ एलियंस। आमतौर पर स्पेस फिक्शन में एलियंस जरूर होते हैं, पर पूरी फाउंडेशन गैलेक्सी में एक भी एलियन नहीं है। असीमोव ने ऐसा जानबूझकर किया है ताकि रीडर का ध्यान एक्सटर्नल खतरों पर ना जाए, बल्कि इंटरनल ह्यूमन डिके, इंसानों की अपनी अंदरूनी गलतियों और पॉलिटिक्स पर रहे। एक बड़ा फिलोसफिकल क्वेश्चन भी ये बुक उठाती है, डिटर्मिनिज्म वर्सेस फ्री विल का। सेल्डन के मैथ्स ने फ्यूचर पहले से ही परफेक्टली प्रिडिक्ट कर दिया था, जिसको डिटर्मिनिज्म कहते हैं। तो क्या नॉर्मल इंसानों की चॉइसेस यानी फ्री विल का कोई फायदा है? बुक कहती है कि बड़ी हिस्ट्री भले ही मैथ से फिक्स हो, पर डे टू डे प्रॉब्लम्स को इंसान अपने दिमाग और मेहनत से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी बुक का इसका एनालिसिस खत्म हो जाता है। अगर फाउंडेशन से कोई भी क्वेश्चन है, तो अपना आंसर हमेशा मेयर सिल्वर हार्डिन के सबसे फेमस कोट से एंड करना, वायलेंस इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द इनकॉम्पिटेंट। इसका मतलब है कि सिर्फ वो लोग जो बेवकूफ और नाकाबिल यानी कि इनकॉम्पिटेंट होते हैं, वही फिजिकल लड़ाई यानी वायलेंस का सहारा लेते हैं। स्मार्ट लोग हमेशा अपने दिमाग का यूज करते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये जॉनर फिक्शन का पेपर पूरी तरीके से कवर होता है। एक बार जल्दी से सारे यूनिट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये चारों किताबें हमें अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाती है। यूनिट 1 द साइन ऑफ 4 डिटेक्टिव फिक्शन है। इसने सिखाया कि पास्ट के क्राइम्स और सोसाइटी के डर को हम लॉजिक और ऑब्जर्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट 2 इज नेवर लेट मी गो डिस्टोपियन बायोएथिक्स है, जो कि इसने हमें सिखाया कि सोसाइटी कितनी पत्थर दिल हो सकती है और सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं, हमारे इमोशंस और आर्ट हमें इंसान बनाते हैं। यूनिट 3 इज द बटरफ्लाई इफेक्ट, जो कि इको डिस्टोपिया में आती है। इसने वार्निंग दी कि नेचर के साथ टेक्नोलॉजी का खिलवाड़ करने पर पूरी अर्थ तबाह हो सकती है, जिसको हम क्योस थ्योरी कहते हैं। यूनिट 4 इज द फाउंडेशन, सोशल साइंस फिक्शन में आती है, जो कि इसने बताया कि जब पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन गिरने वाली हो, तो सिर्फ दिमाग, नॉलेज और इकोनॉमिक्स ही उसको बचा सकती है। एग्जाम्स में आपको सिर्फ कहानी नहीं लिखनी, आपको ये बताना है कि उस कहानी का जॉनरा क्या है और वो जॉनरा उस टाइम की सोसाइटी के बारे में क्या बोलता है। अगर आपने ये वीडियो को ध्यान से फॉलो किया है, तो मैं गारंटी देता हूँ आप एग्जाम में टॉप करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये था जॉनर फिक्शन का कंप्लीट एनालिसिस। उम्मीद है आपके पास होंगे अब ढेर सारे पॉइंट्स अपने एग्जाम्स में इंक्लूड करने के लिए, और आपका भी हो गया होगा एक कंप्लीट रिवीजन एग्जाम्स में जाने से पहले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडीइंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।